नमस्कार। आज हम फाइनेंशियल मशीन लर्निंग की दुनिया में गोता लगाएंगे और एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सवाल यह है कि इतना पावरफुल एआई भी फाइनेंशियल मार्केट्स में आकर अक्सर फेल क्यों हो जाता है। तो सवाल यही उठता है ना कि जो एआई चेस जैसे मुश्किल गेम्स में इंसानों को मात दे सकता है, वो फाइनेंशियल मार्केट्स को प्रिडिक्ट करने में बार बार नाकाम क्यों हो जाता है। बस इसी पहेली को आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। अपने पहले हिस्से में हम क्राइम सीन की जांच करेंगे, मतलब फाइनेंशियल मार्केट का जो ये अजीब सा माहौल है उसे समझने की कोशिश करेंगे। और यहीं पर सारी प्रॉब्लम की जड़ है। देखिए, जो टिपिकल मशीन लर्निंग डेटा होता है ना, वो स्टेबल होता है, इंडिपेंडेंट होता है और उसमें सिग्नल काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। लेकिन जब हम फाइनेंशियल डेटा की बात करते हैं तो वो एकदम उल्टा है। वो क्योटिक है, कॉरिलेटेड है और सिग्नल सिग्नल तो बस नाम के हैं, बहुत ही कमज़ोर। ये दो दुनियाएं, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है इनमें। तो इस केस में हमारे पास चार मेन सस्पेक्ट्स हैं। ये फाइनेंशियल डेटा की वो चार खासियतें हैं जो स्टैंडर्ड मशीन लर्निंग तरीकों को यहां आकर बिल्कुल बेकार बना देती हैं। चलिए एक एक करके इन सब से पूछताछ करते हैं। तो हमारा पहला सस्पेक्ट है नॉन आईआईडी ऑब्जर्वेशंस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मार्केट में जो कुछ भी होता है वो एक दूसरे से जुड़ा होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता। मतलब मार्केट की एक याददाश्त होती है। अगर आज मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि कल भी कुछ वैसा ही देखने को मिले। और यही बात मशीन लर्निंग के कई मॉडल्स की जो सबसे बेसिक शर्त होती है उसे ही तोड़ देती है। दूसरा सस्पेक्ट है लो सिग्नल टू नॉइज रेशियो। इसे ऐसे समझिए कि जो असली प्रिडिक्टिव सिग्नल्स हैं, मतलब वो इशारे जो भविष्य बता सकते हैं, वो इतने कमजोर होते हैं कि मार्केट के जबरदस्त शोर में कहीं खो जाते हैं। तो होता क्या है कि मॉडल गलती से सिग्नल की जगह इस शोर को ही पैटर्न समझ लेता है और सारा खेल बिगड़ जाता है। ये खतरा हमेशा बना रहता है। और अब आते हैं तीसरे सस्पेक्ट पर, नॉन स्टेशनरिटी। इसका मतलब है कि मार्केट के जो स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज हैं, मतलब उसके जो तौर तरीके हैं, वो वक्त के साथ बदलते रहते हैं। कोई संकट आ गया, कोई नई सरकारी पॉलिसी आ गई या कोई नई टेक्नोलॉजी, और बूम, मार्केट के नियम ही बदल जाते हैं। तो जाहिर है जो मॉडल पुराने डेटा पर ट्रेन हुआ है वो नए मार्केट में फेल हो जाएगा। और हमारा आखिरी सस्पेक्ट, रिफ्लेक्सिविटी। ये एक बहुत ही अनोखी चीज है। होता यह है कि जब बहुत सारे ट्रेडर्स एक ही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करने लगते हैं तो वो खुद मार्केट को बदलने लगते हैं। जिस मौके का वो फायदा उठाना चाह रहे थे वो उनके एक्शन से ही खत्म हो जाता है। ये एक तरह का फीडबैक लूप बन जाता है जहां आपका मॉडल ही मार्केट पर असर डालने लगता है। तो यहां आकर हमारी जासूसी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। ये कोटेशन सब कुछ बदल देता है। फाइनेंशियल मशीन लर्निंग में डेटा को कैसे स्ट्रक्चर किया गया है, ये बात अक्सर इस्तेमाल किए गए मॉडल से ज्यादा जरूरी होती है। मतलब असली हीरो मॉडल नहीं बल्कि डेटा है। तो अब हमें अपना फोकस मॉडल से हटाकर डेटा पर लाना होगा। तो ठीक है, अगर डेटा में गड़बड़ है तो असली मुजरिम कौन है? वो है समय। या यूं कहें कि जिस तरह से हम घड़ी देखकर मार्केट डेटा को सैंपल करते हैं, हमारी वो आदत ही असली मुजरिम है। हम सब ने 1 मिनट 5 मिनट वाले बार्स देखे हैं, है ना? लेकिन इन टाइम बेस्ड बार्स में बहुत सी दिक्कतें हैं। पहली बात, ये बीच के इंटरवल की सारी जानकारी मिस कर देते हैं। दूसरी बात, ये शांत और एक्टिव दोनों तरह के पीरियड्स को एक ही तराजू में तौलते हैं। और आखिर में ये बेवजह का स्टैटिस्टिकल नॉइज और उतार चढ़ाव पैदा करते हैं। इसको ऐसे समझिए, टाइम बार्स का इस्तेमाल करना ये कुछ ऐसा है जैसे हर मिनट एक फोटो खींचना, चाहे कमरे में कुछ हो रहा हो या ना हो रहा हो। जबकि हमें जरूरत है एक मोशन एक्टिवेटेड कैमरे की, जो सिर्फ तभी रिकॉर्ड करे जब कोई हरकत हो, जब कुछ जरूरी हो। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है घड़ी के हिसाब से नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन के हिसाब से सैंपलिंग करना। ये डेटा को स्ट्रक्चर करने का एक कहीं बेहतर तरीका है। इसमें हम डेटा तभी इकट्ठा करते हैं जब मार्केट में वाकई कोई मतलब की हलचल हो रही हो। ये टेबल अलग अलग सैंपलिंग तरीकों को कंपेयर करती है। देखिए, टाइम बार्स तो बस घड़ी देखते हैं, मार्केट में क्या हो रहा है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। टिक बार्स ये देखते हैं कि कितनी ट्रेड्स हुई। वॉल्यूम बार्स देखते हैं कि कितने शेयर्स ट्रेड हुए। लेकिन इन सबसे बेहतर हैं डॉलर बार्स। ये देखते हैं कि कितने डॉलर वैल्यू का ट्रेड हुआ, और इसीलिए ये मार्केट की इकोनॉमिक हलचल को सबसे सही तरीके से पकड़ते हैं।
अब इन इंफॉर्मेशन ड्रिवन बार्स को इस्तेमाल करने के कुछ पक्के स्टैटिस्टिकल फायदे भी हैं। इनसे जो रिटर्न्स मिलते हैं वो ज़्यादातर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये आर्टिफिशियल सीरियल कोरिलेशन को, मतलब जो नकली पैटर्न दिखते हैं, उन्हें कम करता है। और सबसे बड़ी बात, ये मार्केट के ज़रूरी मूवमेंट्स को कहीं बेहतर तरीके से कैप्चर करता है। ठीक है, तो अब जब हमारे डेटा की नींव मजबूत हो गई है, तो चलिए एक और एडवांस टेक्निक पर नज़र डालते हैं। ये टेक्निक मार्केट की मेमोरी को बचाए रखने में मदद करती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ एक दुविधा है। देखिए, डेटा को स्टेबल बनाने के जो स्टैंडर्ड तरीके हैं, वो अक्सर उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को ही खत्म कर देते हैं, और उसी मेमोरी में तो कीमती जानकारी छिपी होती है। यहीं पर काम आता है फ्रैक्शनल डिफरेंसिंग। ये एक ऐसा तरीका है जो डेटा को स्टेबल भी बनाता है और उसकी कीमती मेमोरी को बचाए भी रखता है। तो ये फ्रैक्शनल डिफरेंशिएशन आखिर है क्या? ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है जो पता लगाता है कि डेटा को स्टेबल बनाने के लिए उसमें कम से कम कितना बदलाव करने की जरूरत है, बस उतना ही जितना जरूरी हो। इससे यह पक्का हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रिडिक्टिव इंफॉर्मेशन, यानी भविष्य बताने वाली जानकारी बची रहे। फाइनेंशियल डेटा के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है। चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं। यहां से हमें एक नया मंत्र मिलता है, डेटा फर्स्ट, मॉडल सेकंड। फाइनेंशियल मशीन लर्निंग में कामयाब होने के लिए अपनी सोच में ये बदलाव लाना ही होगा। तो एक प्रैक्टिकल डेटा पाइपलाइन कैसी दिखेगी? ये सारे कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर कुछ ऐसा बनता है। स्टेप 1, कच्चा मार्केट डेटा लीजिए। स्टेप 2, उसे घड़ी के हिसाब से नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन ड्रिवन बार से सैंपल कीजिए। स्टेप 3, फीचर्स बनाइए। स्टेप 4, फ्रैक्शनल डिफरेंशिएशन लगाकर डेटा को स्टेबल बनाइए, लेकिन उसकी मेमोरी को बचाते हुए। और आखिर में स्टेप 5, इस साफ सुथरे स्ट्रक्चर्ड डेटा को अपने एमएल मॉडल को दीजिए। तो इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है, जो सबसे बड़ी सीख है, वो ये है, फाइनेंशियल एमएल में कामयाबी किसी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम को ढूंढने से नहीं मिलती। ये मिलती है बेहतरीन डेटा इंजीनियरिंग से। डेटा का स्ट्रक्चर वही सब कुछ है। और जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अगर ये सच है कि हम जैसा डेटा देखते हैं, हम सवाल भी वैसे पूछते हैं, तो सोचिए ऐसे और कौन कौन से फील्ड्स होंगे जो सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि हम उन्हें नापने के लिए गलत घड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। चलिए इस दिलचस्प टॉपिक को समझते हैं। आखिर एक फाइनेंशियल ट्रेडिंग एआई को क्या चीज सफल बनाती है? क्या ये सिर्फ रॉ पावर का खेल है या फिर इसके पीछे कुछ और है? अक्सर लोगों को लगता है कि ये सब बस कंप्यूटिंग पावर का कमाल है, पर सच पूछिए तो हकीकत इससे कहीं ज्यादा सरल है। असली खेल है सही सवाल पूछने का। तो देखिए, असली सीक्रेट कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स सा एल्गोरिदम बनाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल बात है एआई को एक बेहतर, वेल स्ट्रक्चर्ड, हाई क्वालिटी डेटा फीड करना। इसको ऐसे सोचिए जैसे एक सुपरफास्ट रेस कार को सबसे बेहतरीन फ्यूल की जरूरत होती है। और इस बात को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले उस सबसे आम गलती को देखना होगा जिसमें ज्यादातर लोग फंसते हैं। ये गलती है फाइनेंशियल डेटा को लेबल करने के तरीके में। और हम ये भी देखेंगे कि ये एक जाल जैसा क्यों है। तो ये मेथड है क्या? इसमें हम एआई से बस इतना पूछ रहे हैं, बताओ 10 मिनट में प्राइस कहाँ होगा। मतलब एक सिंपल सी घड़ी पर आधारित प्रेडिक्शन। लेकिन इसमें कुछ बहुत ही सीरियस छिपी हुई प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली बात, मार्केट वो अपनी रफ्तार से चलता है, उसकी अपनी एक सांस है। अब उस पर एक फिक्स्ड टाइम विंडो थोपना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कैलेंडर देखकर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। मतलब कोई सेंस नहीं बनता। और यहां आती है एक बहुत बड़ी, एक फंडामेंटल प्रॉब्लम। ये तरीका रिस्क मैनेजमेंट को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। और हम सब जानते हैं, रिस्क मैनेजमेंट तो किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की बिल्कुल बुनियाद है, उसकी नींव है। और आखिर में ये मेथड एक स्टैटिस्टिकल इल्यूजन, एक धोखा पैदा करता है। इसको समझिए, जब हम एआई को बार बार एक जैसी ही इंफॉर्मेशन देते रहते हैं तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। वो बैकग्राउंड के शोर को, यानी नॉइज को, एक असली अहम सिग्नल समझने की गलती कर बैठता है। तो अगर प्राइस कहाँ होगा पूछना गलत सवाल है, तो फिर सही सवाल क्या है? चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और ये सॉल्यूशन सोचने के तरीके में एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है, एक क्रांतिकारी बदलाव। ये पूछने के बजाय कि प्राइस कहाँ होगा, ये मेथड एक रेस सेट करता है, एक रेस प्राइस के लिए। यहां लेबल इस बात से तय होता है कि प्राइस इन 3 बैरियर्स में से किसको सबसे पहले टच करता है। इसका नतीजा क्या निकलता है? एक बिल्कुल साफ, सीधा लेबल जो सीधे सीधे एक रियल ट्रेडिंग एक्शन से जुड़ा है।
ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन नहीं है, अब ये एक स्ट्रैटेजी बन गई है। अब सवाल उठता है, ये अप्रोच इतनी पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये रिस्क मैनेजमेंट को डायरेक्ट लेबल के अंदर ही बेक कर देती है। हम अब सिर्फ फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं, हम प्रॉब्लम को एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह फ्रेम कर रहे हैं, जिसमें प्रॉफिट टारगेट भी है और स्टॉप लॉस भी। लेकिन सिर्फ सही सवाल पूछना ही काफी नहीं है, एक और चीज समझनी जरूरी है। वो ये कि हर डेटा पॉइंट की वैल्यू एक जैसी नहीं होती। मार्केट में कुछ लम्हे दूसरे लम्हों से कहीं ज्यादा अहम होते हैं। यहीं पर काम आता है सैंपल वेटिंग। इसे एक फिल्टर की तरह सोचिए। ये मॉडल को कहता है कि देखो, जो रेयर यूनिक मार्केट इवेंट्स हैं उन पर ज्यादा ध्यान दो, और जो रोजमर्रा का शोर है, जो कॉमन इन्फॉर्मेशन है, उसका थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दो। मतलब ये यूनिकनेस को रिवॉर्ड करने जैसा है। तो अब हमारे पास एक स्मार्ट सवाल है, और हम ये भी जानते हैं कि किस डेटा पर फोकस करना है। लेकिन प्रोफेशनल्स वो एक कदम और आगे जाते हैं। वो इसमें एक और लेयर ऑफ इंटेलिजेंस जोड़ते हैं, एक दूसरा दिमाग जो पहले दिमाग को डबल चेक करे। इस दूसरे मॉडल को एक स्केप्टिकल सुपरवाइजर की तरह इमेजिन कीजिए। एक ऐसा सुपरवाइजर जो पैसा लगाने से पहले एक बार रुक कर पूछता है, रुको, क्या हम इस ट्रेड के बारे में वाकई श्योर हैं? इस 2 स्टेप प्रोसेस का फायदा, ये फाइनल डिसीजन की क्वालिटी को जबरदस्त तरीके से इंप्रूव करती है। ये उन सभी फॉल्स पॉजिटिव्स यानी झूठे सिग्नल्स को बाहर निकाल देती है जो अक्सर मॉडल को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब पूरा का पूरा मार्केट ही बदल जाता है, जब खेल के नियम ही बदल जाते हैं और पुराने पैटर्न्स काम करना बंद कर देते हैं? ऐसी घटनाओं को कहते हैं स्ट्रक्चरल ब्रेक्स। जरा सोचिए 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में, या हाल ही में आई पैंडेमिक के बारे में। इन चीजों ने मार्केट्स को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, और यही वो वजह है कि अच्छे भले फाइनेंशियल मॉडल्स अचानक फेल हो जाते हैं। इसीलिए जो सबसे स्मार्ट सिस्टम्स होते हैं, वो ये मानकर नहीं चलते कि दुनिया हमेशा एक जैसी रहेगी। नहीं, वो लगातार इस बात के सबूत ढूंढते रहते हैं कि कहीं खेल के नियम बदल तो नहीं गए हैं, और जैसे ही उन्हें एहसास होता है, वो खुद को रीट्रेन करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास सारे पीसेस मौजूद हैं। चलिए अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम एक साथ काम कैसे करता है। ये कंप्लीट प्रोफेशनल ब्लूप्रिंट है। ये समझना जरूरी है कि ये कोई एक दो ट्रिक की बात नहीं है। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, रॉ नॉइजी डेटा को एक साफ एक्शनेबल सिग्नल में बदलने का। हम शुरू करते हैं रॉ डेटा को स्ट्रक्चर करने से, फिर ट्रिपल बैरियर मेथड से अपना गोल डिफाइन करते हैं, उसके बाद फीचर्स इंजीनियर करते हैं ताकि क्लूज मिल सकें, फिर सैंपल वेटिंग अप्लाई करते हैं यूनिकनेस को वैल्यू देने के लिए, और आखिर में मेटा लेबलिंग का इस्तेमाल करके अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं ताकि प्रिसिजन आए। इस पाइपलाइन का हर एक स्टेप बहुत जरूरी है। तो आखिर में ये पूरा अप्रोच हमें क्या सिखाता है? यही कि एआई का फ्यूचर शायद रॉ कंप्यूटिंग पावर पर उतना डिपेंड नहीं करेगा जितना इस बात पर करेगा कि हम डेटा से कितने बेहतर, कितने सूक्ष्म सवाल पूछ पाते हैं। और ये बात सिर्फ फाइनेंस पर लागू नहीं होती। जरा सोचिए, इस तरह की सोच मेडिसिन से लेकर क्लाइमेट साइंस तक और न जाने कितने ही दूसरे फील्ड्स में क्या क्रांति ला सकती है। फाइनेंशियल मशीन लर्निंग की दुनिया सुनने में कितना रोमांचक लगता है ना? लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां जितने मौके हैं उतने ही शातिर छिपे हुए जाल भी हैं। आज हम इन्हीं जालों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई सच में शेयर बाजार को जीत सकता है? क्या ये मार्केट के उतार चढ़ाव को पूरी तरह समझ सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, चाहे वो एक बड़ा निवेशक हो या एक नया ट्रेडर। और देखिए, पोटेंशियल तो बहुत ही बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फाइनेंशियल डेटा अपने आप में एक पहेली है। इसमें एक ऐसा जाल छिपा है जो बड़े से बड़े स्टैंडर्ड मशीन लर्निंग मॉडल को भी आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है। और यही वो जाल है जो मुनाफे के झूठे सपने दिखाता है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सेक्शन 1, फाइनेंस, एक अलग ही दुनिया। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर फाइनेंशियल डेटा बाकी डेटा से इतना अलग क्यों है? क्यों यहाँ हमारे नॉर्मल तरीके काम नहीं करते? फाइनेंस में कुछ बहुत ही अनोखी चुनौतियां हैं। सबसे पहली बात, यहाँ सिग्नल बहुत कमजोर होते हैं और शोर बहुत ज्यादा होता है। मतलब असली जानकारी ढूंढना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। इससे ओवरफिटिंग का खतरा बहुत बढ़ जाता है, यानी मॉडल शोर को ही पैटर्न समझ लेता है। और एक बहुत बड़ी दिक्कत है ओवरलैपिंग ऑब्जर्वेशंस की। अच्छा, ये ओवरलैपिंग ऑब्जर्वेशंस क्या चीज़ है?
सोचिए, आपके पास 2 ट्रेड्स हैं जो लगभग एक ही टाइम पीरियड की मार्केट जानकारी शेयर कर रहे हैं। अगर हमारा मॉडल इसे सही से हैंडल नहीं करता, तो वो ट्रेनिंग के दौरान अनजाने में कह सकते हैं कि भविष्य की जानकारी का इस्तेमाल कर लेता है, और ये एक बहुत बहुत बड़ी गलती है। सेक्शन 2, एकता में शक्ति, एन्सेम्बल। तो फिर इन सब चुनौतियों से निपटे कैसे? इसका एक बहुत अच्छा तरीका है एन्सेम्बल मेथड्स। चलिए देखते हैं ये क्या बला है और ये हमारी मदद कैसे करते हैं। बहुत सिंपल भाषा में एन्सेम्बल लर्निंग का मतलब है किसी एक एक्सपर्ट पर भरोसा करने के बजाय एक्सपर्ट्स की पूरी टीम से सलाह लेना। हम कई सारे मॉडल्स बनाते हैं और फिर उनकी राय को मिलाकर एक फाइनल फैसला लेते हैं। इससे एक अकेले मॉडल की गलतियों का असर कम हो जाता है और हमें ज़्यादा भरोसेमंद नतीजे मिलते हैं। अब एन्सेम्बल में भी 2 मेन तरीके हैं, बैगिंग और बूस्टिंग। बैगिंग में हम कई मॉडल्स को एक साथ पैरेलली ट्रेन करते हैं, जैसे रैंडम फॉरेस्ट में होता है। ये स्थिरता बढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ बूस्टिंग में हम एक के बाद एक सीक्वेंशियली मॉडल ट्रेन करते हैं। हर नया मॉडल पिछले वाले की गलतियों से सीखता है। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है XGBoost। फाइनेंस की दुनिया में रैंडम फॉरेस्ट खास तौर पर बहुत पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट के उलझे हुए नॉन लीनियर पैटर्न को बहुत अच्छे से पकड़ता है। शोर और कमजोर सिग्नल के बावजूद ये काफी मजबूत रहता है। और सबसे अच्छी बात, ये हमें बताता है कि कौन से फैक्टर्स यानी कौन से फीचर्स सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। सेक्शन 3, क्रॉस वैलिडेशन का जाल। तो ठीक है, हमने एक अच्छा एन्सेम्बल मॉडल बना लिया। सब बढ़िया? नहीं, यहाँ एक और जाल है। एक ऐसा जाल जिसमें सबसे अच्छे मॉडल भी फंस जाते हैं, और इसका नाम है स्टैंडर्ड क्रॉस वैलिडेशन। देखिए, K-फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन मशीन लर्निंग में एक स्टैंडर्ड तरीका है मॉडल को टेस्ट करने का। हम डेटा को कुछ हिस्सों या फोल्ड्स में बांटते हैं, कुछ पर ट्रेन करते हैं और बाकी पर टेस्ट, और ये प्रोसेस दोहराते हैं। बाकी सब फील्ड्स में ये बहुत अच्छा काम करता है, पर फाइनेंस में यही हमारी सबसे बड़ी सिरदर्दी बन जाता है। क्यों? क्योंकि इससे होता है इन्फॉर्मेशन लीकेज। ये वो सिचुएशन है जब मॉडल ट्रेनिंग के दौरान धोखे से भविष्य की जानकारी देख लेता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी स्टूडेंट को एग्जाम से पहले ही क्वेश्चन पेपर मिल जाए। वो टॉप तो करेगा, लेकिन क्या वो सच में कुछ सीखा? बिल्कुल नहीं। यही हमारे मॉडल के साथ होता है। और इसका नतीजा ये होता है कि कई सारे फाइनेंशियल मॉडल्स बैकटेस्ट में तो शानदार प्रॉफिट दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें असली पैसे के साथ लाइव मार्केट में उतारा जाता है, वो बुरी तरह फेल हो जाते हैं। सब कुछ सिर्फ एक धोखा था। सेक्शन 4, डेटा को पर्ज और एम्बार्गो करना। तो सवाल ये है कि इस इंफॉर्मेशन लीकेज को रोकें कैसे? इसका जवाब है कुछ खास तकनीकों में, जिनका नाम है पर्जिंग और एम्बार्गो। पर्ज्ड K-फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन एक स्मार्ट तरीका है। ये क्या करता है कि ट्रेनिंग डेटा में से उन सभी ऑब्जर्वेशंस को हटा देता है या पर्ज कर देता है जो हमारे टेस्ट सेट के टाइम पीरियड से ओवरलैप कर रहे होते हैं। सीधी सी बात है, अगर मॉडल के पास भविष्य की जानकारी होगी ही नहीं, तो वो चीटिंग करेगा कैसे? यहाँ फर्क साफ है। स्टैंडर्ड क्रॉस वैलिडेशन टाइम ओवरलैप को नज़रअंदाज करता है, जिससे इन्फॉर्मेशन लीक होती है और हमें झूठा कॉन्फिडेंस मिलता है। दूसरी तरफ पर्ज्ड क्रॉस वैलिडेशन इन ओवरलैप्स को हटाकर इन्फॉर्मेशन लीकेज को जड़ से ख़त्म कर देता है और हमें मॉडल की परफॉर्मेंस की एक सच्ची, रियलिस्टिक तस्वीर दिखाता है। और इसे और भी मजबूत बनाने के लिए है एम्बार्गो तकनीक। ये एक तरह का सेफ्टी बफर है। जब हम डेटा के एक हिस्से पर टेस्टिंग कर लेते हैं, तो उसके ठीक बाद वाले थोड़े से डेटा पर हम एक एम्बार्गो लगा देते हैं, यानी उसे भी ट्रेनिंग से बाहर कर देते हैं। ये एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर है जो किसी भी तरह के छोटे मोटे लीकेज को भी रोक देती है। सेक्शन 5, मजबूत मॉडलिंग वर्कफ्लो। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, चलिए उसे एक साथ जोड़कर एक मजबूत, भरोसेमंद मॉडलिंग वर्कफ्लो बनाते हैं। देखिए, सिर्फ एक अच्छा मॉडल बना लेना ही काफी नहीं है। हमें ये भी समझना होता है कि कौन से फीचर्स सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इसके लिए 2 पॉपुलर तरीके हैं। एक है MDI, जो तेज तो है पर कई बार गलत फीचर्स को जरूरी बता सकता है। दूसरा और ज्यादा भरोसेमंद तरीका है परम्यूटेशन इम्पोर्टेंस। ये थोड़ा धीमा है, पर ये हमें सही तस्वीर दिखाता है कि किसी फीचर को हटाने से मॉडल की परफॉर्मेंस पर असल में कितना असर पड़ता है। फाइनेंस के लिए यही बेहतर ऑप्शन है। तो ये है एक मजबूत फाइनेंशियल मशीन लर्निंग वर्कफ्लो का पूरा खाका। सबसे पहले डेटा तैयार करो, फिर एक शुरुआती मॉडल बनाओ। इसके बाद सबसे जरूरी स्टेप पर्ज्ड क्रॉस वैलिडेशन लागू करो।
इसी तकनीक का इस्तेमाल करके हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून करो, फिर सही तरीके से फीचर इंपॉर्टेंस को समझो और आखिर में अपने मॉडल की मजबूती को वैलिडेट करो। ये है सही रास्ता। और संक्षेप में कहें तो सारा मकसद यही है, ऐसे मजबूत मशीन लर्निंग मॉडल बनाना जो हमें झूठी उम्मीदें और अवास्तविक बैकटेस्ट रिजल्ट से बचाएं। हमें ऐसे मॉडल चाहिए जो सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि असल दुनिया के फाइनेंशियल बाजारों में काम करें। तो अब जब हम जानते हैं कि ज्यादा ईमानदार और भरोसेमंद मॉडल कैसे बनाए जाते हैं, तो अगला सवाल क्या है? फाइनेंस और एआई की दुनिया में अगली बड़ी चुनौती क्या होगी जिसे हमें हल करना है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आगे के लिए सोचने पर मजबूर करता है। नमस्कार, आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सवाल का पीछा करने वाले हैं कि आखिर कैसे एक मशीन लर्निंग मॉडल की कच्ची भविष्यवाणी असल दुनिया में मुनाफा कमाने वाली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बदलती है। ये सफर काफी मजेदार होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जरा सोचिए, किसी के पास एक जबरदस्त मॉडल है जो मार्केट की अगली चाल बता सकता है। यहां एक सीधा सा सवाल उठता है, क्या वो इंसान अब तक अमीर बन गया है? देखिए, ज्यादातर मामलों में जवाब होगा नहीं। और आज हम यही समझने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों है। क्योंकि देखिए, एक भविष्यवाणी तो बस शुरुआत है, मंजिल नहीं। असली कहानी तो इन सवालों से शुरू होती है, जैसे कि हर ट्रेड पर कितना पैसा लगाना है, इन भविष्यवाणियों पर कितना भरोसा किया जाए, और सबसे बड़ा डर, क्या ये जो शानदार परफॉर्मेंस दिख रही है वो सिर्फ किस्मत का खेल है जो असल मार्केट में टिक ही नहीं पाएगी। तो चलिए, हमारा पहला पड़ाव है अपनी बाजी का साइज तय करना। ये वो पॉइंट है जहां एक मॉडल का कॉन्फिडेंस असल में निवेश की गई पूंजी में बदलता है। देखिए, ये टेबल कितना सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया दिखाता है। अगर मॉडल से 51% श्योर है तो एक छोटा सा दाव लगाया जाता है। अगर कॉन्फिडेंस बढ़कर 70% हो जाए तो दाव भी मीडियम साइज का हो जाता है। और जब मॉडल 90% तक श्योर हो तब जाकर बड़ी पूंजी लगाई जाती है। सिंपल लॉजिक है ना? अब इसी लॉजिक को एक फॉर्मूले में ढालने का एक तरीका है जिसे कहते हैं कैली क्राइटेरियन। ये एक मैथमेटिकल टूल है जिसे खास तौर पे ये बताने के लिए बनाया गया है कि लंबी दौड़ में अपनी पूंजी को सबसे तेजी से बढ़ाने के लिए हर मौके पर कितना पैसा दांव पर लगाना सही रहेगा। सीधे शब्दों में कहें तो ये बताता है कि कितना बड़ा दांव खेलना है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बड़ा लेकिन है। असल दुनिया की ट्रेडिंग में अगर कोई प्योर फुल कैली इस्तेमाल करे तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। एक भी भविष्यवाणी गलत हुई और भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए ज़्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसका एक छोटा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हाफ कैली, ताकि रिस्क हमेशा कंट्रोल में रहे। थ्योरी को असलियत के साथ बैलेंस करना ही तो सब कुछ है। चलिए, अब एक खतरनाक जोन में कदम रखते हैं, बैक टेस्टिंग का माया जाल। ये वो जगह है जहां अच्छे अच्छे आइडियाज धोखा खा जाते हैं और एक शानदार दिखने वाला पिछला रिकॉर्ड सिर्फ एक छलावा साबित हो सकता है। ये लाइन समस्या की जड़ तक पहुंचती है। एक रणनीति केवल संयोग से लाभदायक प्रतीत हो सकती है। ये लाइन हमें एक बहुत जरूरी बात के लिए सावधान करती है। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज अतीत में काम कर गई, इसका ये मतलब नहीं कि उसमें कोई स्किल थी। हो सकता है वो सिर्फ अच्छी किस्मत थी। इसी को कहते हैं बैक टेस्ट ओवर फिटिंग। इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी ने एक जादुई चाबी बना ली है जो एक बहुत पुराने कॉम्प्लेक्स ताले में एकदम फिट बैठती है। उस एक ताले के लिए तो वो परफेक्ट है, लेकिन दुनिया के किसी और ताले को वो नहीं खोल पाएगी। ठीक वैसे ही स्ट्रैटेजी पिछले डेटा के लिए परफेक्ट है, पर आने वाले कल के लिए बेकार, क्योंकि मार्केट का ताला तो हमेशा बदलता रहता है। तो इस जाल को पहचाने कैसे? कुछ रेड फ्लैग्स हैं, जैसे अविश्वसनीय रूप से हाई शार्प रेशियो। मतलब क्या ये सच होने के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं लग रहा, या फिर अलग अलग टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता हुआ परफॉर्मेंस। और एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो ज़रा से भी बदलाव से बिखर जाए, जैसे ताश का महल हो। ये सब खतरे की घंटियां हैं। तो सवाल ये है कि इस धोखे से बचे कैसे? एक ऐसी स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं जो असल दुनिया के झटके झेल सके? यहीं पर काम आता है कठोर परीक्षण। ये अपनी स्ट्रैटेजी की तलवार को आग में तपाने जैसा है, ताकि वो असली लड़ाई में टूटे नहीं। इन दोनों में फर्क एक तस्वीर लेने और पूरी फिल्म देखने जैसा है। एक स्टैंडर्ड बैक टेस्ट सिर्फ एक स्नैपशॉट देता है, एक अकेला नतीजा जो शायद गुमराह कर रहा हो, जबकि क्रॉस वैलिडेशन पूरी कहानी दिखाता है। इसमें डेटा को कई हिस्सों में बांटकर बार बार टेस्ट किया जाता है, जिससे परफॉर्मेंस की एक कहीं ज्यादा सच्ची और भरोसेमंद तस्वीर सामने आती है। एक और पावरफुल टेक्निक है वॉक फॉरवर्ड एनालिसिस। ये असल ट्रेडिंग का सबसे करीबी सिमुलेशन है।
इसमें मॉडल को पिछले कुछ सालों के डेटा पर ट्रेन किया जाता है और फिर उसे अगले अनदेखे साल में टेस्ट करते हैं। फिर पूरी विंडो को एक साल आगे खिसकाकर यही प्रोसेस दोहराते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा असल में ट्रेड करते समय होता। और अगर किसी स्ट्रैटेजी को सच में परखना है, मतलब उसका अल्टीमेट टेस्ट लेना है, तो उससे सिंथेटिक डेटा की कसौटी पर परखा जाता है। यानी ऐसे कंप्यूटर जनरेटेड मार्केट बनाए जाते हैं जिनमें वो हालात पैदा किए जाते हैं जो शायद इतिहास में कभी हुए ही नहीं, जैसे अचानक मार्केट का क्रैश हो जाना। अगर स्ट्रैटेजी इन तूफानों में भी खड़ी रहती है तो समझिए कि कुछ वाकई मजबूत हाथ लगा है। बहुत बढ़िया। तो स्ट्रैटेजी को हर तरह से टेस्ट कर लिया गया है। अब समय है इसके परफॉर्मेंस को सही ढंग से मापने का। और ये सिर्फ प्रॉफिट या लॉस देखने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है शार्प रेशियो, जो बताता है कि उठाए गए रिस्क के बदले में कितना रिटर्न मिला। जितना ज्यादा शार्प रेशियो उतना बेहतर, है ना? पर क्या सच में हमेशा ऐसा नहीं होता? जैसा कि हम अभी देखेंगे, ये पूरी कहानी नहीं बताता और कभी-कभी तो खतरनाक रूप से गुमराह भी कर सकता है। परफॉर्मेंस को सच में समझने के लिए चलिए एक छोटी सी कहानी देखते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रैटेजी कमाल कर रही है और अकाउंट $1,00,000 के पीक पर पहुंच गया है। लेकिन फिर मार्केट पलट जाता है। कुछ हफ्तों या महीनों के बाद अकाउंट गिरकर $80,000 पर आ जाता है। वो जो 1,00,000 के पीक से 80,000 के निचले स्तर तक की गिरावट हुई, यानी 20%, इसी को ड्रॉडाउन कहते हैं। और यही सबसे जरूरी नंबर में से एक है। ये उस स्ट्रैटेजी से होने वाले दर्द का असली माप है। क्या कोई इंसान इमोशनली और फाइनेंशियली 20% का नुकसान झेल सकता है? यही वो सवाल है जिसका जवाब ड्रॉडाउन देता है। तो अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और बनाते हैं एक पूरी प्रोसेस, स्ट्रैटेजी पाइपलाइन। ये एक आइडिया को असल दुनिया में लागू करने तक का पूरा रोड मैप है। और ये रहा वो ब्लूप्रिंट। ये 6 स्टेप्स की पाइपलाइन सब कुछ एक साथ ले आती है। एक भविष्यवाणी से शुरू करें, उसे सिग्नल में बदलें, अपनी बाजी का साइज तय करें, फिर उसे क्रॉस वैलिडेशन से सख्ती से बैक टेस्ट करें, ड्रॉडाउन जैसे रिस्क को समझें और आखिर में उसे स्ट्रेस टेस्ट करके उसकी मजबूती परखें। यही रास्ता है एक भविष्यवाणी को एक प्रोफेशनल सिस्टम में बदलने का। और आखिर में ये एक सवाल जो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। किसी भी स्ट्रैटेजी को देखते समय हमेशा खुद से पूछना चाहिए, क्या ये मार्केट की किसी सच्ची समझ पर बनी है या ये सिर्फ डेटा में मौजूद एक भूत है, एक ऐसा पैटर्न जो अतीत में बस इत्तेफाक से दिख गया था और भविष्य में गायब हो जाएगा। आज के फाइनेंशियल मार्केट्स में ना 1 सेकंड का छोटा सा हिस्सा भी करोड़ों का फायदा या नुकसान तय कर सकता है। ये सब कुछ डेटा पर निर्भर करता है और डेटा भी इतना ज्यादा कि एक नॉर्मल कंप्यूटर उसे संभाल ही नहीं सकता। तो सवाल यह है कि इस रेस में आगे रहने के लिए फाइनेंस की दुनिया आखिर किस खुफिया हथियार का इस्तेमाल करती है? जवाब है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। चलिए समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आधुनिक फाइनेंस का इंजन कैसे बनी। तो इस सफर में हम सबसे पहले फाइनेंशियल डेटा की उस सुनामी को समझेंगे, फिर पता लगाएंगे कि पैरेलल कंप्यूटिंग और स्मार्ट कोड इस चुनौती से कैसे निपटते हैं। हमें कंप्यूटर की सीमाओं से भी आगे बढ़कर देखेंगे और जानेंगे कि इन तकनीकों से असल में फायदा क्या होता है। और हाँ, आखिर में भविष्य की एक झलक भी देखेंगे कि कंप्यूटिंग का अगला दौर कैसा हो सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। असल प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है डेटा की एक ऐसी बाढ़ जो कभी रुकती ही नहीं। फाइनेंशियल मार्केट हर पल, हर सेकंड इतना डेटा पैदा करते हैं कि हमारे पारंपरिक कंप्यूटर इसके सामने बस घुटने टेक देते हैं। जरा इस पैमाने को समझने की कोशिश कीजिए। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में हर दिन लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये जानकारी का एक जबरदस्त तूफान है जिसे रियल टाइम में प्रोसेस करना होता है। और बस यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। और ये चुनौती कई मुश्किल काम लेकर आती है। मतलब सालों के डेटा को एनालाइज करना, मार्केट के ट्रेंड को पहचानने के लिए कॉम्प्लेक्स सिग्नल बनाना और अपने मॉडल की एक्यूरेसी को हजारों बार परखना। ये ऐसे काम हैं जिनमें बिना हाई स्पीड कंप्यूटिंग के दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं और तब तक तो मार्केट का वो मौका हाथ से निकल चुका होता है। और ये बात बिल्कुल पते की है। क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग में सब कुछ स्पीड पर टिका है। जो टीम अपने आइडिया को सबसे तेजी से टेस्ट करके लागू कर सकती है, वही रेस जीतती है। यहाँ पर तेज रिसर्च का सीधा मतलब है मार्केट में सबसे आगे रहना। तो इस डेटा की बाढ़ से निपटने का पहला तरीका है पैरेलल पावर का इस्तेमाल करना। इसका बेसिक आइडिया बहुत सिंपल है, एक साथ कई काम करना। इसे कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग।
देखिए, आजकल के लगभग सभी प्रोसेसर में कई कोर होते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रोग्राम्स डिफ़ॉल्ट रूप से सिर्फ एक का ही इस्तेमाल करते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग उसी काम को सभी कोर में बांट देती है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक किचन में एक शेफ की जगह 4 शेफ एक साथ काम कर रहे हों। काम तो जाहिर है तेजी से ही होगा। ये स्लाइड दिखाती है कि फर्क कितना बड़ा है। बाईं तरफ एक धीमा रास्ता है जहां एक प्रोसेसर 100 काम एक-एक करके कर रहा है, और दाईं तरफ वही 100 काम 4 प्रोसेसर में बट गए हैं। हर कोई सिर्फ 25 काम कर रहा है। नतीजा, स्पीड में जमीन आसमान का अंतर। और क्वांट रिसर्च में इसका इस्तेमाल हर जगह होता है, नए ट्रेडिंग सिग्नल बनाने से लेकर हजारों अलग-अलग सिचुएशन में स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने तक। ये पूरी प्रोसेस को इतना तेज कर देता है कि रिसर्चर हफ्तों का काम कुछ ही घंटों में कर सकते हैं। चलिए अब अगले सॉल्यूशन पर चलते हैं। ये सिर्फ हार्डवेयर पर नहीं बल्कि कोड को और बेहतर बनाने पर फोकस करता है। इसे कहते हैं वेक्टराइजेशन। वेक्टराइजेशन का मतलब है कि कोड को डेटा के हर एक आइटम पर अलग-अलग लूप चलाने के बजाय एक ही बार में पूरे डेटा सेट पर एक ऑप्टिमाइज्ड ऑपरेशन चलाने के लिए लिखा जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक-एक करके चीजें उठाने के बजाय एक ही बार में पूरी ट्रे उठा लेना। और देखिए इसका असर कितना जबरदस्त है। पारंपरिक तरीके से लगने वाले समय को देखिए और फिर देखिए कि वेक्टराइजेशन उसे कितना कम कर देता है। जब लाखों डेटा पॉइंट्स हों तो ये फर्क बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब घंटों का काम मिनटों में। लेकिन तब क्या हो जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो कि एक पावरफुल कंप्यूटर भी उसके लिए छोटा पड़ जाए? तब हमें एक मशीन की सीमाओं से आगे सोचना पड़ता है। यहीं पर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग काम आती है। ये सिस्टम काम को कई मशीनों में बांट देता है, जो एक नेटवर्क के जरिए एक साथ मिलकर काम करती हैं। इसे एक ग्लोबल कंस्ट्रक्शन टीम की तरह सोचिए, जो दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से मिलकर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रही है। और हमारे पास और भी पावरफुल टूल्स हैं। रिसर्च क्लस्टर, जो कई कंप्यूटरों का एक ग्रुप है। Amazon या गूगल जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स, जो ज़रूरत के हिसाब से अनलिमिटेड पावर देते हैं। और डीप लर्निंग जैसे कामों के लिए खास तौर पर बने GPUs, जो कैलकुलेशन को और भी तेज कर देते हैं। ये सभी मिलकर लगभग किसी भी कंप्यूटेशनल चुनौती को हल करने की ताकत देते हैं। तो अब जब हमने इन सभी पावरफुल टूल्स को देख लिया है, तो चलिए इस पर फोकस करते हैं कि इन सबको एक साथ लाने से असल में फ़ायदा क्या होता है। एक एफिशिएंट रिसर्च पाइपलाइन कुछ ऐसी दिखती है। डेटा प्रोसेसिंग से लेकर फीचर इंजीनियरिंग, मॉडल ट्रेनिंग और आखिर में बैक टेस्टिंग तक हर कदम को तेज़ और पैरेलल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एक बेहतरीन असेंबली लाइन की तरह है, जो आइडियाज़ को तेज़ी से टेस्ट की जाने वाली स्ट्रैटेजी में बदल देती है। तो आखिर इन सब का नतीजा क्या निकलता है? क्वांट ट्रेडर्स के लिए इसके सीधे सीधे बिजनेस फायदे हैं। रिसर्च की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। वे ज़्यादा बड़े डेटा सेट को एनालाइज कर सकते हैं, जिससे बेहतर मॉडल्स बनते हैं। और सबसे ज़रूरी, ये उन रियल टाइम ट्रेडिंग सिस्टम को पावर देता है, जो एक पल में मार्केट के मौकों का फ़ायदा उठाते हैं। चलिए अब आखिर में एक नज़र भविष्य पर डालते हैं। टेक्नोलॉजी कभी एक जगह नहीं रुकती और कंप्यूटिंग का अगला मोर्चा पहले से ही हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ज़रा एक पल के लिए इस सवाल पर सोचिए, क्या होगा अगर हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें जो आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों के लिए भी नामुमकिन है? इसका जवाब क्वांटम कंप्यूटिंग में छिपा हो सकता है। ये कंप्यूटिंग का एक बिल्कुल ही अलग नज़रिया है। देखिए, अगर आज के कंप्यूटर एक समय में एक रास्ते पर चलते हैं, तो क्वांटम कंप्यूटर एक ही साथ सभी मुमकिन रास्तों पर चल सकते हैं। और यही चीज़ इसे कुछ खास तरह की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सुलझाने में अविश्वसनीय रूप से तेज बना सकती है। फिनेंस में इसके संभावित इस्तेमाल बहुत बड़े हैं, जैसे कि सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो को खोजना, कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स की कीमत तय करना और पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के रिस्क को मॉडल करना। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें क्वांटम कंप्यूटर शायद एक दिन चुटकियों में हल कर देंगे। तो ये सवाल सोचने लायक है। कंप्यूटिंग की शक्ति सिर्फ रफ्तार बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये उन संभावनाओं के दरवाजे खोलने के लिए है जिनके बारे में आज हम सिर्फ सोच सकते हैं। क्या भविष्य के फाइनेंशियल मार्केट्स की कहानी क्वांटम स्पीड से लिखी जाएगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।